इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल BPS गस्सिंगपुर। आज आपके सामने कक्षा 10 विषय समाजी विज्ञान इससे संबंधित जो हमारा पिछला यानी कि चल रहा है, इससे संबंधित जो टॉपिक वीडियो हमारी आज तक आई है, इसके संदर्भ में हमने पढ़ा है कि आज तक यानी कि लगभग 1526 से लेकर के या फिर हम बोले बाबर से लेकर करके 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का जो शासनकाल था, इस दौरान कौन कौन से शासक आए यानी कि बादशाह आए, उन्होंने किस प्रकार से अपने बादशाह को कायम किया, किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इसके साथ साथ किस प्रकार से वह कुशल प्रशासक थे, इसके बारे में हमने पूर्व की लगभग 7, 8 या 10 वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जितने भी यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जितने भी बादशाह आए हैं मुगल काल के अंदर, इन्होंने किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अपना कार्य किया, किस प्रकार से मुगल साम्राज्य को बढ़ाया, यानी कि इसके बारे में आज की वीडियो का हमारा प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने मुगल काल से संबंधित हमारी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, तब जाकर के इस वीडियो को देखने का आपका जो उद्देश्य है वो जाकर के पूर्ण होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा जो सेगमेंट है वह है मुगल प्रशासन। किस प्रकार से मुगल शासकों ने, बादशाहों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, किस प्रकार से साम्राज्य को आगे यानी कि विभाजित किया, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी, तो इसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मुगल प्रशासन। इसके अंदर हम सर्वप्रथम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वप्रथम हमारे सामने आ जाता है साम्राज्य, यानी कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार से था। तो मुगल साम्राज्य देखिए आगे के एक प्रांतों में यानी कि बोले सूबों में, उसके बाद में सरकार में, उसके बाद परगना में, उसके बाद खंड स्तर पर आगे बढ़ा हुआ था। तो यानी कि साम्राज्य को स्थापित तो कर दिया, मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया। इस साम्राज्य को आगे सही प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाए, इसके लिए इसको आगे बांटना पड़ता है। यानी कि साम्राज्य को आगे हमने सूबों में बांटा, सूबे को बाद में हमने यानी कि सरकार में बांट दिया, सरकार को परगना या बोले तो गाँव में। बात वही है आज की व्यवस्था वाली है। आज की जो हमारी यानी कि व्यवस्था देश की है उसमें भी यानी कि एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को साम्राज्य ले लो, राज्य सरकार को सूबा ले लो, उसका जिला है आज, उसको उस समय सरकार कहते थे, जिले को सरकार। उसके बाद जो उस समय परगना था, आज इसके अपने पंचायत समिति या तहसील कहते हैं। इसके बाद जो ग्राम है, जहाँ उसे ग्राम या गाँव कहते हैं अपने। तो ये यानी कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी या उस समय भी ऐसी थी। लेकिन मैं बात करूँ अगर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की, तो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह केंद्रीय और प्रांतीय दो भागों में बटी हुई है। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जिसका आज हम अध्ययन करेंगे यह दो भागों में बटी है, एक है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरी है प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको बता दूँ, लगभग पानीपत के प्रथम यानी कि मैदान में युद्ध के बाद में बाबर ने मुगल साम्राज्य की या फिर मुगल वंश की बात में नहीं डाल दी, लेकिन वह उसके छोटा सा यानी कि संघर्ष काल बाप के अंदर या फिर सिर्फ मात्र 4 वर्ष के शासनकाल के दौरान वह बहुत ही सुदृढ़ शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाया। इसके बाद में जो उसका पुत्र आया, उत्तराधिकारी यानी कि हुमायूं आया, हुमायूं भी मुगल साम्राज्य को एक सुदृढ़, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था देने में नाकाम रहा, क्योंकि उसका जीवन भी लड़खड़ाता ही रहा और लड़खड़ाते उसका दिन पर में निधन हो गया। इसके बारे में हमने पूरी वीडियो के अंदर देखा है। तो यानी कि अब मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से कौन संभालेगा, तो यानी कि बाबर का पुत्र, हुमायूं का बेटा यानी कि अकबर आकर के संभालेगा। अकबर संभालता किस प्रकार से उसके बारे में देखते हैं। तो यानी अकबर ने शासक बनते ही क्या किया, अपनी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को मजबूत किया। हम मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन है। पहले हम केंद्रीय के अध्ययन करेंगे, बाद में हम प्रांतीय की ओर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि उस समय केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान हुआ करता था वह बादशाह हुआ करता था। उस समय कौन हुआ करता था, प्रधान, यानी कि केंद्रीय प्रशासन का प्रधान जो बादशाह हुआ करता था। बादशाह कौन हुआ करता था, बादशाह क्या करता था, तो बादशाह के पास संपूर्ण शक्तियों का स्वामी था। बादशाह संपूर्ण शक्तियों का स्वामी था, यानी कि जितनी भी साम्राज्य से संबंधित शक्तियां हैं वह आकर के कहाँ रुकती है, वह आकर के बादशाह के पास रुकती है, राजा के पास रुकती है।
मुगल साम्राज्य की बात करें तो संपूर्ण सबसे ज्यादा शक्ति को जो एकाधिकार था वह किसके पास था, वह बादशाह के पास था। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर पर बात करें, बादशाह की सलाह के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक यानी कि मंत्री परिषद का गठन किया गया था। मंत्री परिषद को आगे विजारत के नाम से पुकारते हैं, यानी कि मंत्री परिषद को मुगल काल में किस नाम से पुकारते थे, तो विजारत के नाम से पुकारते थे। अब देखते हैं मंत्री किस प्रकार के थे, किस श्रेणियों के थे। वर्तमान की बात करें तो मंत्री तीन प्रकार के हमारे सामने आ रहे हैं ना, कि राज्य जन के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, रूप मंत्री आ रहे हैं। उसी समय में इस प्रकार के मंत्री थे, तो मंत्री परिषद को विजारत कहते थे। इसके अंदर कौन कौन से थे, जैसे मंत्री परिषद में वकील, दीवान या वजीर, बाद में दीवान, वजीर, वकील को एक ही पद दे दिया गया प्रधानमंत्री का, लेकिन अब वकील आ गया, दीवान और वजीर एक ही है। उसके बाद अमीर बख्शी, सदर और सदर। तो इस प्रकार से यानी कि लगभग मंत्री परिषद के अंदर 4 प्रमुख पदों का यानी कि बोलबाला था। इनके बारे में देखा है, यानी कि एक तो वकील है, दीवान, वजार है, इनके बारे में देखा है। अब एक एक करके इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, किस प्रकार से शासन व्यवस्था सुदृढ़ करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है अपने प्रधानमंत्री की। इसकी आगे बात है प्रधानमंत्री देखिए मैंने अभी बोला है, यानी कि जो वकील है, दीवान है या वजीर है, इन तीनों को एक ही नाम देकर के, पहले अलग अलग है, लेकिन अकबर ने शासक बनते क्या किया, वकील, दीवान और वजीर को एक ही पद दे दिया, उस पद का नाम है प्रधानमंत्री। और उसने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो अकबर ने अपना प्रधानमंत्री अपने ही संरक्षक बैरम खां को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और बैरम खां के पास अब कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वकील, दीवान और वजीर का जो डिपार्टमेंट है बैरम खां के पास है। बैरम खां बोले तो अकबर के प्रधानमंत्री के पास है। अब इस प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां हैं, इस प्रकार से। तो बादशाह के बाद में अगर मुगल साम्राज्य में, मुगल प्रशासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोच्च कोई व्यक्ति था या पद था, तो वह प्रधानमंत्री का था। मुगल साम्राज्य में बादशाह के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था, प्रधानमंत्री का था, जो कि अकबर का बैरम खां था। इसके साथ साथ वित्त विभाग से जितनी संबंधित शक्तियां थी, यानी कि बादशाह खुद तो अपनी सारी वित्त व्यवस्था को नहीं देखता, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास सारी यानी वित्तीय शक्तियां थी, यानी कि पैसों का बजट बोले तो राजस्व कितना एकत्रित हुआ है, उसमें से क्या आय है, क्या व्यय, इन सभी का जो लेखा देखा है या उसकी जो सारी शक्तियां हैं वित्त विभाग की, प्रधानमंत्री के पास हुआ करती थी। आगे हम देखें मीर बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। मीर बख्शी कौन होता था, मीर बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। देखिए अब मीर बख्शी का मतलब ये नहीं सेनापति, नहीं, सेना अध्यक्ष। जिस प्रकार से वर्तमान में रक्षा मंत्री होता है, देश की जो सेना है वह रक्षा मंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है आगे, उसी प्रकार से उस समय का जो रक्षा मंत्री होता था मुगल साम्राज्य में, उसे मीर बख्शी के नाम से पुकारता था। मीर बख्शी का क्या कार्य था, सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें वेतन देना, उन्हें सुविधा उपलब्ध करना, ये सारे प्रमुख कार्य यानी मीर बख्शी हुआ करते। मीर बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, ना कि सेना यानी कि सेनापति हुआ करता था। ये ध्यान रखने की बात है। आगे हम बात करें सदर, तो ये धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देता था। सदर का क्या कारण था, धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देता था। इसी कारण से यानी कि अकबर ने दीन इलाही, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो यानी कि अकबर ने लगभग 1578 या 80 के ईस्वी के लगभग यानी कि दीन इलाही की स्थापना की थी। तो धार्मिक मामलों को उसने देखा था किस प्रकार से धर्मों के अंदर इनकी व्याख्या क्या है, तो उसके यानी कि बोले तो बादशाह को सलाह देने के लिए धार्मिक सलाह दी, वो सदर। आगे मुल्क काजी। वैसे तो देखिए मुगल साम्राज्य के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश था उसे मुल्क काजी के नाम से पुकारते थे, लेकिन इसके ऊपर भी न्यायाधीश हुआ करता था, वह बादशाह से रहता था। यानी कि बादशाह के बाद में अगर कोई काजी है या मुख्य न्यायाधीश है तो उससे यानी कि मुल्क काजी के नाम से पुकारा जाता है। आगे हैं मुहत्सिब। क्या है मुहत्सिब क्या है, प्रजा के चरित्र की देखभाल करना, यानी कि जो प्रजा है वह किस प्रकार से अपना दैनिक जीवन व्यतीत करती है, इनका नैतिक चरित्र कैसा है, क्या यह लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ समानता की भावना रखते हैं, किस प्रकार से ये शासक या प्रजा राजा के बारे में सोचते हैं, इस सभी की यानी कि जो देखभाल कार्य था वह यानी कि मुहत्सिब के पास था। आगे देखें मीर समा।
मीर समा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हुआ करता था, अधिकारी का था। इसका प्रमुख कार्य था यानी कि जो राजा है उसके दैनिक जीवन यानी कि उसके खान पीन की व्यवस्था, उसके रुकने की, ठहरने की, सोने की जो व्यवस्था है, सारी या फिर शाही परिवार की रहन सहन, खान पीन, भोजन की जो व्यवस्था है प्रत्येक दिन की, वह जो व्यक्ति देखता था वह यानी कि मीर सभा के नाम पर था। यानी कि इसमें राजा के दैनिक की या फिर परिवार की जो बादशाह का परिवार है, शाही परिवार है, उसकी यानी कि दैनिक जीवन की क्रियाओं पर जो देखभाल करता था वह मीर सभा करता था। आगे मीर आतिश, आतिश बोले तो आतिशबाजी, आतिशबाजी में बारूद है, यानी कि बारूद बोले तो तोप, तो यानी कि जो तोप खाने का प्रधान हुआ करता था उसे मीर आतिश के नाम से पुकारते हैं। यानी कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में तोप खाने के प्रधान को मीर आतिश के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे बात करें, ठीक है, इसमें दरोगा एक यानी कि दरोगा डाकची या फिर बोले तो इसे डाकची के नाम से पुकारते हैं, यानी कि इसको डाकची के नाम से पुकारते हैं, दरोगा डाकची। तो इसका मतलब गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करना। दरोगा डाकची का मतलब क्या है, तो एक प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था यानी डाक, आज का जो डाक विभाग है वो भी क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। उसी प्रकार से दरोगा जो डाकची था जो उस समय गुप्तचर व्यवस्थाओं का आदान प्रदान किया करता था। तो ये तो था हमारा केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। अभी तक हमने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखा है। इसके अंदर हमने देखा है कि केंद्रीय व्यवस्था में बादशाह है, इसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, वीर बख्शी है, तो इन सभी के बारे में अध्ययन किया है। अब दूसरी बार हम बात करें प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की, तो इसके अंदर किस प्रकार से है प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में क्या फर्क है, इसमें हम देखेंगे कि सूबों को आगे प्रांतों में बांटा गया। साम्राज्य यानी कि ये पूरा मुगल साम्राज्य हो गया। अब इसको कई आगे पार्टन बांटा है, प्रांत यानी कि सूबा, सूबे को बोले तो प्रांत, प्रांत के वर्तमान में ले तो राज्य के नाम से पुकारा जाता है। उस समय सूबे का यानी कि जो प्रमुख हुआ करता था या प्रांत का हुआ करता था उसे सूबेदार के नाम से पुकारते, जिस प्रकार से आज राज्य के अंदर जो प्रधान है उसे मुख्यमंत्री के नाम से पुकारते हैं, उस समय यानी कि उसे सूबेदार के नाम से पुकारा करते थे। आगे अब देखते हैं इसके समय में, तो प्रांतों को सूबा भी कहा जाता था। कहा जाता कि अकबर ने यानी कि अपने जो साम्राज्य था इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। तो अकबर के समय में जो उसका साम्राज्य था वह लगभग 15 सूबों तक फैला हुआ था। अकबर के समय में यानी जो मुगल साम्राज्य था वह लगभग 15 सूबों प्रांतों में राज्यों तक फैला हुआ था। लेकिन औरंगजेब के समय आते आते इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और आखिर में यानी कि 21 सूबे हो गए। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि यानी कि सबसे अधिक मुगल किस शासक के समय में सूबेदार यानी कि सूबे थे, तो 21 सूबे यानी कि औरंगजेब के समय थे। बादशाह यानी जो शाहजहां था उसके समय में 18 सूबे हुआ करते थे। आगे आप देखें सूबेदार कौन है, तो सूबेदार यानी कि सूबे का प्रमुख अधिकारी है। सूबेदार कौन है, सूबे का प्रमुख अधिकारी है। अब इस सूबेदार की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाएगी, या सूबे के जो सूबेदार की नियुक्ति है बादशाह के द्वारा की जाएगी। सूबेदार की नियुक्ति कौन करेगा, बादशाह करेगा, नहीं कि और कोई व्यक्ति नहीं करेगा। आगे इसी के अंदर हम देखते हैं दीवान, सूबे का वित्त अधिकारी, यानी कि दीवान क्या है, इधर भी हमने बात की दीवान की, यानी कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री केंद्र के अंदर वित्तीय शक्ति को प्रधान है ना, दीवान का पद इसको दिया गया। उसी प्रकार से प्रांत के अंदर दीवान का पद है, यानी कि वित्तीय अधिकारी है एक प्रकार का। लेकिन अब क्या होता है, जितना भी सूबे से यानी कि राजस्व प्राप्ति है, धन प्राप्त है, पैसा प्राप्त है, यह दीवान अब सूबेदार को नहीं देगा। यह दीवान यानी कि सूबेदार को किसी प्रकार को पैसा नहीं देगा। ये दीवान सारा जो पैसा है वो किसको ट्रांसफर करेगा, दीवान यहाँ सारा जो पैसा है यानी कि ये इधर ट्रांसफर कर देगा, किसको देगा, प्रधानमंत्री को दे देगा। किसे दे देगा, प्रधानमंत्री को दे देगा सीधा, यानी कि अब सूबेदार को पैसा नहीं देगा, दीवान किसको देगा, सीधा ऊपर प्रधानमंत्री को पैसा देगा, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था चली रहेगी। आगे है बख्शी, इधर था मीर बख्शी, सेना का केंद्र के अंदर मीर बख्शी है और प्रांत के अंदर है अकेला ही बख्शी है, सेना का प्रधान है। सेना का प्रधान कौन है, बख्शी है। तो ये था प्रांतीय प्रशासन, यानी कि सबसे ऊपर साम्राज्य के अंदर हमने देखा है केंद्रीय शासन व्यवस्था को पढ़ लिया। उसके बाद आगे हमने प्रांतीय शासन व्यवस्था को पढ़ लिया। अब प्रांत से छोटा क्या है, प्रांत से छोटा यानी कि सरकार या फिर जिला के नाम से पुकारते हैं उस समय। अब इसमें क्या है, इसमें यानी जो फौजदार हुआ करता था, परगना का या फिर जो जिला था इसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे फौजदार के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, फौजदार। फौजदार क्या है,
फौजदार यानी कि एक प्रकार का यही सैन्य अधिकारी है। अब इस फौजदार की जो नियुक्ति है वो दीवान के द्वारा, सूबेदार के द्वारा नहीं की जाएगी। इस फौजदार की नियुक्ति सीधी यानी कि बादशाह के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? इस बादशाह के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी जो नियुक्ति है वह यानी कि फौजदार की जाएगी। ठीक है, इस पर लिखा गया है इसकी नियुक्ति बादशाह करेगा। आगे देखिए हम सरकार से छोटा परगना। परगने का यानी कि जो अध्यक्ष होता है उसे शिकदार के नाम से पुकारते हैं। परगने का जो अध्यक्ष है उसे किस नाम से पुकारते हैं? शिकदार के नाम से पुकारते हैं। ये हो गया इधर, ये इसका प्रमुख सैन्य अधिकारी यानी कि एक प्रकार का परगने की जो देखरेख करने वाले सैनिक अधिकारी, पुलिस वाला व्यक्ति है शिकदार है। आगे बात करें गांव की, परगने से छोटी का गांव है। गांव में यानी खुद मुकद्दम या चौधरी, यह एक ही नाम है तीनों, इसे खुद मुकद्दम चौधरी या फिर चोल प्रशासन में ग्रामीण के नाम से पुकारते थे। यह एक अधिकारी है। यह यानी कि गांव का मुख्य अधिकारी होता था, जिसे आजकल यानी कि बाढ़ पंच के नाम से भी अपने पुकार लेते हैं। आगे हम बात करें अब कानून को, जब प्रभारी भी एक पद हुआ करता था, जब गांव में हुआ करता था, इसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना, यानी कि चौधरी से कह करके गांव राजस्व एकत्रित करना, कर्मों का प्रकार यह भी यानी कि सीधे प्रधानमंत्री के पास राजस्व व्यवस्था थी उसको भेजा करता था, डायरेक्ट भेजा। आगे बात करें नगर प्रशासन की, तो नगर प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी कोतवाल, दरोगा जिसे आजकल कहते हैं यूपी के अंदर, यानी कि नगर प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी था वह कौन था? वह कोतवाल हुआ करता था। आगे बात करें सैन्य व्यवस्था की, तो मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में सैन्य व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। यानी कि अकबर ने आकर के जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, मनसबदारी का मतलब मैंने उस समय समझाया था, यानी कि जो व्यक्ति है, जो सैनिक है, उसका यानी कि जो पद है, उसकी जो रैंक है, उसका जो पोस्ट है, उसे मनसब के नाम से पुकारते हैं। उस समय मनसबदारी व्यवस्था को जात और समाज दो भागों में बांटा गया था। तो इसके बारे में हमने पूरी वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। इसके बाद हम बात करें सैन्य व्यवस्था की, तो यानी कि सूबों के अंदर, प्रांतों के अंदर सेना दो प्रकार के, सैनिक दो प्रकार के थे। एक तो थे यानी कि मनसबदार के सैनिक, एक तो थे मनसबदार के सैनिक और दूसरे होते थे अहदी सैनिक। अहदी सैनिक क्या है? तो अहदी सैनिक यानी कि जो बादशाह द्वारा नियुक्त है, यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में समझा दूँ, यानी कि जो प्रांत था इसके अंदर सेना दो प्रकार की थी। एक सेना जो मनसबदार के अंडर या अधीन कार्य करती है, दूसरी यानी जिसकी नियुक्ति सीधी सेंटर से यानी कि बादशाह के द्वारा की है। तो अहदी सेना उसे कहते हैं जिसकी नियुक्ति बादशाह के द्वारा की गई है। ये सैन्य व्यवस्था। इसको आगे 5 भागों में बांट रखा था। घुड़सवार सेना, उसके बाद पैदल सेना, हाथी सेना, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से तोपखाना, नौसेना अलग अलग भागों में। इसके बारे में आपने पूरी वीडियो के अंदर देखा होगा, जो लगभग 50,000 से अधिक हाथियों की सेना थी इनके पास। मुगल साम्राज्य के घुड़सवार तो इनकी मजबूती सबसे ज्यादा थी, यानी घोड़ों के कारण ही इन्होंने भारत की और अपना आक्रमण विजय कर बढ़ाया। आगे बात करें वित्तीय राजस्व की, तो वित्तीय राजस्व है जो यानी कि इसके अंदर जो राज्य की आय का प्रमुख साधन है कृषि, यानी कि कृषि से लिया जाता था। कृषि के अंदर यानी कि अकबर ने क्या किया? जब्ती प्रणाली को शुरू कर दिया और दहसाला बंदोबस्त शुरू कर दिया। दहसाला बंदोबस्त के अंदर यानी कि मतलब 10 साल, यानी कि 10 सालों की एवरेज जब औसत निकाल करके उस जो किसान जो होता था, कृषक होता था, उससे यानी कि उसका यानी कि जो टैक्स था वह 1/3 ले लिया जाता था या फिर 1/2 ले लिया जाता था, यानी कि उसमें अलग अलग व्यवस्था होती थी। तो आज की इस सेगमेंट या इस वीडियो के अंदर हमने देखा है किस प्रकार से मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह सुदृढ़ थी, इसने आकर के यानी मुगल साम्राज्य को बहुत ही मजबूती थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।